सारे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स कर्व सभी तुम्हें इस वीडियो में मिलेंगे। वेलकम एवरीवन टू योर सानी भैयास क्लास। एंड आई नो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इतने कर्व नहीं है जितने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हुआ करते थे, लेकिन कोई भी एस्पेक्ट से तुम्हारा एक मार्क्स भी नहीं जाना चाहिए, इसलिए सारे एस्पेक्ट की वीडियो मैं बनाकर तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी इसलिए बनाई। सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर वीडियो बनाई, वो भी इसलिए बनाई। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा एक मार्क भी छूट जाए। 1 मार्क वाली, 3 मार्क वाले, 4 मार्क वाले, 6 मार्क वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, MIQ सब कुछ बना के रखा हुआ है। इफ यू वांट कि तुम जानना चाहते हो कि भाई पेपर में क्या आने वाला है, तो उसका प्रेडिक्शन भी दे दिया और इनफैक्ट उसके साथ ही साथ सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो इस वीडियो को भी मैं कवर कर रहा हूं, और जिनको ग्राफ में स्पेशली प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ऑल्सो ग्राफ ना आते हैं एग्जाम में, बहुत चांसेस होते हैं कि इसके आना, और इनफैक्ट या तो ये नहीं आता तो इसका कॉन्सेप्ट जरूर आता है, तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी। और जो भी पार्ट हम कवर करेंगे उसको आप ध्यान से कंसेप्चुअली समझना, क्योंकि ग्राफ बनाना अलग सीखेंगे और उसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो मेजर ग्राफ जो आते हैं पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है ही एक ही यूनिट में मेजरली, दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन वाला है ना। उसी में आपको सारे मेजर ग्राफ्स मिलेंगे, AD, AS, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, और यही सारे फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्हीं के सारे क्वेश्चंस आपको ग्राफ मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला वाला चालू करते हैं विथ द सेम एनर्जी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो देखो एग्रीगेट डिमांड में कुछ बेसिक चीजें समझ लो, ग्राफ सीधा नहीं कूदेंगे। 2 सेक्टर होते हैं, 2 सेक्टर को पढ़ते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड क्लास 12 CBSE के अनुसार। 2 कौन कौन से, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक बिजनेस। ठीक है, हाउस होल्ड करता है खर्चे, जिनको हम C कंजम्पशन से लिखते हैं, और बिजनेस करता है इन्वेस्टमेंट्स, जिसको लिखते हैं I। तो दोनों के खर्चे जब मिलाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड बनती है, यानी खर्चे ही डिमांड होते हैं, अपन ने पढ़ा था हाँ या ना, कि डिमांड करोगे तो खर्चा तो करेगी ना। ठीक है, चलो अब देखो इसको हमने लिखा कैसे, प्रेजेंट कैसे किया, इनकम से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनकम पहले लिखा, इनकम पहले 0 रखी, फिर 100 से इनकम बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा एक बात याद रखो, जो भी शेड्यूल में मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं इनको रट लो। मैं कभी भी इस चीज में विश्वास नहीं करता कि आपको मैं कोई चीज रटवाऊं, लेकिन अगर आप से नहीं समझते हैं तो आप इसको रट लीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक ग्राफ में हमने सेम शेड्यूल को फॉलो किया है। मेजॉरिटी टीचर भी यही करते हैं, मैं भी यही करूंगा। क्यों बनाए भाई चार शेड्यूल, क्यों 4 नंबर याद रखें? जब एक ही चीज फॉलो कर सकते हो तो करो ना। आगे वाले सारे कर्व में भी सेम ही शेड्यूल फॉलो होगा, तो मत लगाना ज्यादा दिमाग, इसी को फॉलो करते रहना, और एग्जाम में भी इसी को करके आना, टाइम भी बचेगा बेटा। अपने आप से नंबर बनाओगे, कुछ मिसमैच हो गया तो ग्राफ खराब बनेगा। ठीक है बेटा, चलो जी। तो इनकम 100 से बढ़ती जा रही है। अब C यानी कि कंजम्पशन, तो घर वाले क्या करते हैं, अगर आपकी इनकम 0 हो तब भी कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। देखो कोई आदमी कुछ पैसा नहीं कमाता तो क्या दाल रोटी जीवन के लिए थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेगा? क्या करेगा? कैसे करेगा? पुरानी कोई सेविंग्स पड़ी होगी उसको निकाल के करेगा, हाँ या ना। तो 0 लेवल इनकम होने पर भी जो 40 करोड़ खर्चा होता है, इसे हम C बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ये वो खर्चा है जो इनकम 0 होने पर भी होता ही होता है। अब जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, बताओ दोस्त क्या आपका खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? भाई ज्यादा आदमी पैसा कमाता है तो ज्यादा खर्चा करता है। तो देखो क्या हो रहा है, इसका खर्चा तुम 80 से बढ़ाते जाओ। तो शेड्यूल याद रखना, ठीक है, 80 से खर्चा बढ़ाना है आपको। अब आप इसको 600 तक ले लो, 500 तक ले लो, आपकी चॉइस है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ना, किसी और को दिक्कत होगी तो इतना आप एग्जाम्पल ले सकते हो, 500 तक भी ले सकते हो, 600 लेने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट, यहां पर इन्वेस्टमेंट्स ऑटोनॉमस रखे गए। ऑटोनॉमस का मतलब इनकम कुछ भी हो, 0 इनकम हो या 600 इनकम हो, आप 20 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझ आ गया? आप 600 करोड़ इनकम कमाइए या आप 0 इनकम कमाइए, आप 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हर एक स्टेज पे करते हैं। इन्हें ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। देखो डिटेल में समझना हो कि क्यों होता है ऐसा, ये सरकार करती है यूजुअली इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा क्यों होता है वो आप 1 शॉट में देख लेना, पर अभी कॉन्सेप्ट समझ लो बस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हर जगह 20 के होते हैं। अब मैंने अभी आपको बोला था एग्रीगेट डिमांड दोनों चीजों को ऐड करके आती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहे, दोनों को ऐड करो, इधर लिखो। एग्रीगेट डिमांड में दोनों को ऐड करो, इधर लिखो। देखो 40 + 20 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, ऐसे करते जाओ, आपका आंसर यहां पर क्रिएट होता हुआ आ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड यहां मिल गया आपको,
क्लियर है? अब आप बनाना सीखो कैसे हम लोग कर्व को बनाते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, पहले तो एक वाई एक्सिस बना लो और एक एक्स एक्सिस बना लो, ठीक है। चलो जी, इधर लिख दो इनकम, क्योंकि आप यहां पे इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहां पे लिख दो आप एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलो अब यहां देखो, इनकम को मान लो आप यहां लिख रहे हो 100, यहां लिख रहे हो 200, यहां लिख रहे हो 300, यहां पे लिख रहे हो 400, यहां लिख रहे हो 500 और यहां लिख रहे हो 600, ठीक है। अब रफ मैं बना रहा हूं तो थोड़ा ध्यान देना, बस इसमें गैप वैप हो गए तो कोई बात नहीं, चलो समझने की बात करना। देखो अब इसको मान लो ये 20 की लिमिट है, ये 20 की यूनिट को शो कर रहा है। अब देखो 20 आने के इन्वेस्टमेंट्स, तो मुझे बताओ जीरो लेवल इन्वेस्टमेंट, जीरो लेवल इनकम हो या 600 की इनकम हो, हर जगह 20 ही है इसका इन्वेस्टमेंट। तो आप बताइए इसका ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? बेटा इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, 100 इनकम हो या 600 इनकम हो, हर जगह पर इसका इन्वेस्टमेंट सेम ही है। तो लेट्स टेक दिस एज अ फ्लैट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आई डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट को। ये रहा तुम्हारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, समझ आ गया? कोई भी लेवल ऑफ इनकम पे फ्लैट रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बराबर बात? बहुत बढ़िया, आई होप ये समझ गए होगे तुम। दूसरा, अब जीरो लेवल इनकम पे 40 करोड़ खर्चा हो रहा है, तो बताओ कैसे कर रहे होगे 40 करोड़ खर्चा? पुरानी कोई सेविंग्स निकाल के। तो अपन क्या करेंगे, देखो अगर इनकम जीरो थी, देखो इनकम यहां जीरो होती है, 100 करोड़ यहां है, जीरो यहां है, इस जीरो पे 40 करोड़ का हम खर्चा कर रहे थे, बराबर बात? 40 करोड़ का खर्चा कर रहे थे, तो 40 करोड़ कहां, इस 20 के ऊपर 40 आएगा, तो लेट्स से यहां मैंने इसको 40 लिख दिया, ठीक है। इधर से क्या हो रहा है, आप खर्चे को देखना, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520, 80 से बढ़ता जा रहा है कांस्टेंट रेट पे, हाँ या ना? तो यहां से मैं कांस्टेंट रेट पे एक इधर ऐसा ग्राफ बनाऊंगा जिसको मैं सी डिनोट करूंगा, ठीक है। समझ आ गया? सी यानी कंजम्पशन, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ना, इनकम के बढ़ते ही खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, समझ आ गया? क्लियर है? इनकम बढ़ रही, खर्चा भी बढ़ रहा है। अब दोनों का जो टोटल है यानी कि एग्रीगेट डिमांड, ये कहां से चालू हो रहा है? जीरो लेवल ऑफ इनकम में। मतलब इनकम जीरो है तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और 40 करोड़ का खर्चा भी कर रहे हैं, तो टोटल कितनी डिमांड हो रही है इकोनॉमी में? टोटल भाई साहब 60 करोड़ की डिमांड है। तो भैया एक काम करो, यहां पे और ऊपर चले जाओ और यहां और ऊपर जाके 60 करोड़ की डिमांड कर लो, ठीक है। दैट इज ये पैरेलल ऐसा रहा, एग्रीगेट डिमांड दैट इज सी प्लस आई। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? सी प्लस आई। अब आपको ही लग रहा होगा सर ये पैरेलल क्यों बनाया आप लोगों ने? देखो मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस क्या है? देखो 60, 40, 20 का डिफरेंस, 140, 120, 20 का डिफरेंस, 220, 200, 20 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, 20 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। मतलब इन दोनों के बीच में जो एक गैप है वो भी ये 20 का ही है दोस्त, समझ आया? तो ये इन्वेस्टमेंट का 20 करोड़, आप देखो ना इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों को मिला दूंगा तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा ना सी प्लस आई, तो ये गैप जो है वो आई है। क्लियर? तो पहला कर तो आप समझ गए, क्लियर है? थोड़ा पहला वाला स्लो समझाया मैंने जिससे आगे वाले के आपके रिदम बन जाए। अब इसी लॉजिक से ये वाला समझो, ये है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। ओए तेरी तो डिमांड क्यों लिखा हुआ इधर? लो भैया हम सप्लाई कर देते हैं इसको। खैर मैंने ही बनाई है वाली स्लाइड तो गलती मुझसे हो गई, कोई बात नहीं, चलता है तो ब्लूपर में ले लो इसको ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी रही इनकम, ये रहा हमारा कंजम्पशन। अब इससे पहले समझने की बात ये रखना, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो इनकम के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है हमारी क्लासेस में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ समझ लो अभी, नहीं तो वन शॉट में देखना इसको। ये क्यों होता है? ऐसा होता है भैया, क्लियर? अभी इतना ही समझते हैं अपन। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर खर्चा हमारा डिमांड है तो मैं कोई सप्लाई करूंगा प्रोडक्ट को, तो बदले मुझे क्या मिलेगी? इनकम मिलेगी। मैंने 100 करोड़ के गुड्स सप्लाई करे तो मेरे को कितने की इनकम होगी? 100 करोड़ की होगी ना। तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम होती है। चलो ये भी समझ लिया। अब देखो मैंने क्या बोला था, हर जगह सेम शेड्यूल फॉलो होगा। इनकम कितनी है? 0। क्या करना है मुझे? 100 करोड़ से बढ़ाते जाना है, याद है ना? अब खर्चा कितना था जीरो लेवल ऑफ इनकम में? 40 करोड़, जिसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। कितना बढ़ाया? 80 से खर्चा बढ़ा रहे हो, हाँ या ना? ये हो रहा है इधर, क्लियर है? समझ आ गया? अब देखो मुझे एक बात बताओ, इनकम का क्या करते हो? इनकम का दो ही काम कर सकते हो, या तो उसको खर्चा या तो उसको बचाना।
इनकम का दो ही चीज हो सकती है, 100 रुपए तुम्हारे पास अगर जेब में, तो उसको या तो खर्चा कर सकते हो या तो सेव कर सकते हो, या तो थोड़ा खर्चा कर सकते हो और थोड़ा सेव कर सकते हो, बराबर बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इनकम 0 थी और फिर भी खर्चा आपका 40 करोड़ था, तो ये 40 करोड़ कहां से आया होगा? सेविंग्स आया होगा ना, जो पहले करी होगी। तो सेविंग्स को क्या करना चाहिए? -40 करना चाहिए। देखो क्या किया, -40, बराबर बात, क्लियर। अब देखो 100 करोड़ की इनकम थी, 120 करोड़ का खर्चा किया, तो क्या किया होगा आपने? आपने 20 करोड़ सेविंग्स से निकाला होगा, तो माइनस सेविंग्स 20 करोड़, सेविंग्स आपने 20 करोड़ माइनस कर दिया। 200 कमाया, 200 खर्चा कर दिया, तो सेविंग्स कितनी हुई? 0 हुई, बराबर बात। 300 कमाया, 280 खर्चा किया, बचा कितना? 280 किया तो 20 करोड़ बचा, लो 20 करोड़ हो गया। 400 कमाया, 360 करोड़ खर्चा कर दिया, 40 करोड़ बचा। 500 कमाया, 440 करोड़ खर्चा कर दिया, बचा कितना? 60 करोड़ बचा। 600 कमाया, 520 करोड़ खर्चा कर दिया, 80 करोड़ बचा। तो सेविंग्स निकल आई आपकी, हाँ या ना। और मैंने क्या बोला था? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, यानी कि ये भी तो ये होता है, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। एग्रीगेट सप्लाई भी तो ये होता है, वाई और ए एस दोनों सेम है, सी प्लस एस ही तो होगा, ये भी आपको पता है। तो देखो ए एस कैसे निकाला अपन ने? सी प्लस एस, सी प्लस एस, सी प्लस एस, सी प्लस एस। 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस 0 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500, 520 प्लस 80 100 600। समझ आ गया? अब एक चीज नोटिस करो, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू योर इनकम। 0 0 100 100, 200 200, 300 300, 400 400, 500 500, 600 600। अब देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, और प्रूफ हो भी गया। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, ये आपका रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। ये मैं 100 बना दूं इधर, ये मैं 200 बना दूं, ये मैं 300 बना दूं, ये मैं 400 बना दूं, ऐसे करके। अरे यार छोड़ो, थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। ये मैं 100 बना दूं, ये मैं 200 बना दूं, ये मैं 300 बना दूं, ये मैं 400 बना दूं, ये मैं 500 बना दूं। चलो 500 तक ले लेते हैं। ये मेरा 100, ये मेरा 200, ये मेरा 300, ये मेरा 400, ये मेरा 500। अगर मैं इनको अगर ज्वाइन भी करने लग गया ना बेटा, ये देखो, ये देखो, इनको मैं ज्वाइन अगर करने लग गया, ये तो मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंस लग सकता है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं अपने हाथ से इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद बना हुआ हाथ से बेहतर समझ आता है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने देखा है अपने यूजुअली पढ़ाते हुए, कि हाथ से बनाया हुआ ज़्यादा बेहतर समझ आता है। तो देखो क्या हुआ, ये ए एस और वाई कुछ भी कह लो, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम, नेशनल इनकम दोनों बराबर है। ये रहा आपका ए एस कर्व, यानी कि 45 डिग्री होता है, इसे हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। तो देखो बन गया ना, ये कर्व बन गया। ये देखो आपको दूसरा भी आ गया है, 45 डिग्री ए एस और वाई, कुछ भी कह लो। एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपके सामने है, बराबर बात, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आता है नेक्स्ट, कंजम्पशन फंक्शन। देखो कंजम्पशन फंक्शन रिलेशनशिप बताता है कि आपका खर्चा कितना होगा इन रिस्पेक्ट टू योर इनकम। भाई सिंपल सी बात है ना, जितनी इनकम उतना खर्चा। तो देखो अब तुम्हें एक ऑलरेडी शेड्यूल याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से, 0 से लेके 100 बढ़ाते जाओ 600 तक। खर्चा कहाँ से चालू होगा? 40 से होगा, 80 से इसकी आपको खर्चा बढ़ाना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी आपने यहाँ पे ये इनकम यानी कि वाई, ये वाई भी तो सेम होता है ना, तो वाई 45 डिग्री लाइन बनाया हुआ देखा, और यहाँ पे आपने खर्चे का कर्व बनाते हुए देखा। ये रहा खर्चे का कर्व, ये देखो सी खर्चे का कर्व है, तो सी ये रहा और वाई ये रहा। तो देखो आगे वाला दोनों कैसा होगा? आगे वाला दोनों कैसा होगा? चलो इसको बनाकर देख लेते हैं। आगे वाला दोनों कैसा होगा? मैं क्या बना रहा हूं? कंजम्पशन फंक्शन बना रहा हूं ना। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्त? मैंने अभी देखो यहां बताया, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है कि आप कितना कंजम्पशन करते हो इज रिलेटेड टू योर इनकम। भाई जितना कमाओगे उतना ही खर्चा करोगे। तो देखो इनकम को मैंने यहां ड्रॉ किया, इनकम को मैंने यहां ड्रॉ किया, ये रहा इनकम, ठीक है, और ये रहा मेरा खर्चा रहा ये मैं कहां से बनाता हूं? देखो जीरो लेवल इनकम पे भी कहां होता है खर्चा? 40 पे होता है। जीरो लेवल इनकम पे भी 40 करोड़ तो खर्चा करता हूं मैंने, ये आपको सिखाया था अभी। ये देखो क्या किया मैंने, ये सी
ये राशि। तो ये देखो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां पर इनकम और खर्चा दोनों बराबर होता है। समझ आ गया? ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे इनकम और खर्चा दोनों बराबर है। सर ये कौन सा पॉइंट होता है? देखो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे इनकम और खर्चा दोनों बराबर है। समझ आ गया? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या है और देखो मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश करना। ये ग्रीन लाइन जो है वो इनकम को शो करता है, ये नीचे है ना, और एक खर्चा जो रेड लाइन ऊपर है वो खर्चा ज्यादा है ना, तो इनकम कम खर्चा ज्यादा। तो बताओ सेविंग्स कर रहा हूं कि डिस सेविंग कर रहा हूं? इनकम कम है खर्चा ज्यादा है तो मैं सेव तो नहीं कर पा रहा हूं, मतलब डिस सेव कर रहा हूं। तो देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये क्या बताता है? ये बताता है डिस सेविंग, डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स यानी कि मैं खर्चा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, सॉरी मैं बचा कुछ भी नहीं रहा हूं, इधर ही लिख देता हूं ना, डिस सेविंग। ये वाला पॉइंट जो है वो है डिस सेविंग्स, यानी कि इनकम मेरी है नहीं फिर भी खर्चे मेरे ज्यादा हैं। क्लियर? यहां देखो इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो यहां क्या हो रहा होगा? पैसे बच रहे होंगे, सेविंग्स। हाँ या ना? मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले मैं डिस सेव कर रहा होता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग कर रहा होता हूं। जरा आना इधर, ये देखो जीरो इनकम थी, 40 करोड़ खर्चा कर रहा था, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? डिस सेव कर रहा था ना। 100 करोड़ की इनकम है, 120 करोड़ का मेरा खर्चा है, तो 20 करोड़ और एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूं? डिस सेव कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये रहा डिस सेविंग। समझ गए कितना इजी है ना ये सब चीजें भाई? बहुत इजी अगर आप ढंग से समझो तो। 300, 400, 500, 600, 280, 360, 440, 520। देखो पैसा बच रहा है, यहां पे कुछ 20 करोड़ बच रहा है, यहाँ 40 बच रहा है, ये 60 बच रहा है, ये 80 बच रहा है, ये सारे बच रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये मेरी सेविंग्स है बॉस, ये मेरी सेविंग्स है। समझ आए? जो कहां प्रेजेंट हो रही है? यहां हो रही है। समझ आए? तो लो भैया अपन को कंजम्पशन फंक्शन समझ आ गया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत पे परेशानी? ऑल सेट? ऑल सेट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसी लॉजिक से अपन एक और चीज समझते हैं। देखो ये रहा इनकम, ये रहा कंजम्पशन जो अभी अपन ने पढ़ा। देखो फिर से वही बात है, 100 से इनकम बढ़ रही है, 40 जीरो इनकम पे 40 करोड़ खर्चा हो रहा है, फिर 80 से बढ़ाते जा रहे हैं। ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, अब आप देखो ये भी मैंने अभी आपको कहा था, अगर इनकम जीरो है खर्चा 40 है तो अपना सेविंग से पैसा निकल रहा होगा तभी तो खर्चा कर पा रहे हैं। तो -40, देखो 100 इनकम 120 खर्चा -20, 200 इनकम 200 खर्चा 0, 300 इनकम 280 20 का सेविंग्स, 400 का इनकम 360 का खर्चा 40 की सेविंग। तो देखो ऐसे 20 से बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ये चीज नोटिस कर चुके हो कि आपका खर्चा और आपकी इनकम दोनों कैसी है और सेविंग्स कैसा है। ये मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूं इस पॉइंट तक आपको ये पूरा शेड्यूल क्लियर होगा, तो मुझे समझाने की एक्स्ट्रा डेप्थ में जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से सुन रहे हो सो फार। तो देखो सेविंग फंक्शन क्या बोलता है? सेविंग फंक्शन ये बोलता है कि आप सेव भी उतना ही करता, आप कितना सेव करते हो रिलेशन टू योर इनकम। आपकी सेविंग्स कितनी है इन रिलेशन टू योर इनकम। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा होता है ना जनरली कि इनकम के बढ़ने पर सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, लेकिन यहीं पे मैंने एक चीज नोटिस किया। ये देखो, क्या देखो नोटिस किया? देखो सेविंग्स अभी कम हुई फिर बढ़ने लग गई, तो बढ़ती जा रही है सेविंग्स बढ़ती जा रही है, इनकम बढ़ती गई तो सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे चीज फॉलो हुई, हाँ या ना? अब एक चीज यहां देखना कि ये चीज जरूर नोटिस करिए मैंने कि इनकम के बढ़ते हुए खर्चा मेरा धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। कैसे? देखो पहले मैं 40 करोड़ का खर्चा कर रहा था, 40 का डिफरेंस था, अब कितना है? 20 का डिफरेंस है, अब 0 का डिफरेंस है, अब पॉजिटिव का 20 है, पॉजिटिव का 40 है, पॉजिटिव का 60 है, पॉजिटिव का 80 है। तो देखो ना खर्चा धीरे धीरे कम होता जा रहा है इनकम के बढ़ते बढ़ते। तो ये कह सकते हैं अपन कि इनकम के बढ़ने से खर्चा धीरे धीरे कम होता जाता है। अब मेरे इसी लॉजिक को समझना और नया वाला मेरा ग्राफ देखना। देखो ये बनाया मैंने एक, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। अब मुझे बात बताइए, सेविंग्स मेरी शुरुआत कहां से हुई? सेविंग्स की शुरुआत हुई मेरी -40 से, है ना? -40 से, यानी इनकम को तो हम इस जगह पे प्रेजेंट करते हैं, इनकम को तो हम इस जगह पे प्रेजेंट करते हैं,
एक्स एक्सिस पे डिनोट करता हूं मैं, है ना, यही आपको दिखेंगे इनकम यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे इनकम को प्रेजेंट करते हैं। अब मैं खर्चा यूजुअली 40 से दिखाता हूं, लेकिन ये तो डिस सेविंग है, ये तो डिस सेविंग है। डिस सेविंग यानी कि वो एरिया जहां से अभी जीरो इनकम पे मेरे पुराने सेविंग के पैसे निकल रहे हैं। तो देखो इसको मैं वाई में नेगेटिव एक्सेस से बनाऊंगा। कहां से बनाऊंगा? नेगेटिव एक्सेस से, मतलब यहां से। ये रहा मेरा -40 और मैं इसको लेके जाऊंगा यहां पे ऐसा, और ये रहा मेरा सेविंग्स फंक्शन, ये मेरा सेविंग्स फंक्शन। कैसे? देखो जी, देखो जी, ये रहा मेरा खर्च, ये रहा मेरा सेविंग्स जो कि माइनस था जीरो इनकम पे। फिर मेरा थोड़ी इनकम हुई तो मेरा सेविंग्स निकला, पैसा डिस सेविंग हुआ लेकिन कम हुआ इस बार। एक टाइम आया जहां पे मेरा इनकम और खर्चा बराबर था तो मेरी जीरो सेविंग हुई, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस वाला सिचुएशन जो होता है, ये पॉइंट होता है वो, ये पॉइंट। ये देखो, ये 100, ये 200, ये वाला इनकम था, ये इनकम 200 भी थी, हाँ या ना? तो देखो क्या हुआ, इनकम इज इक्वल टू खर्चा। अगर मेरी इनकम 200 थी और मेरा खर्चा भी 200 है तो सेविंग्स कितनी होगी दोस्त? सेविंग्स मेरी हो जाएगी जीरो। तो क्या हुआ, ये देखो जीरो हो गया ना, टच कर गया ना जीरो पे, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले मेरी यहां पे डिस सेविंग हो रही थी और यहां क्या हो रही थी? सेविंग्स हो रही थी। समझ आया? इस एरिया पे सेविंग कर रहा हूं क्योंकि यहां पे इनकम जो है, इनकम से ज्यादा मैं खर्चा कर रहा हूं, ऑटोनॉमस खर्चों की वजह से, ऑटोनॉमस खर्चों की वजह से मेरी डिस सेविंग हो रही है। लेकिन इस सेंस में अब मैं सेविंग ज्यादा कर पा रहा हूं। देखो ना, इनकम के ऊपर सेविंग निकलता जा रहा है, अब मैं सेविंग ज्यादा कर पा रहा हूं। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, डिस सेविंग, डिस सेविंग, ये ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके बाद क्या है? सेविंग ही सेविंग है, सेविंग्स ही सेविंग्स है। समझ आ गया, हाँ या ना? लो भैया, सेविंग्स फंक्शन भी खत्म हो गया, सेविंग्स फंक्शन भी खत्म हो गया। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, बराबर बात। चलो अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये दोनों को फंक्शन को डिराइव कैसे करते हैं। दोनों फंक्शन को एक साथ डिराइव करना हो, क्योंकि देखो अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये वो वाला एरिया है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने कहीं और भी पढ़ा था, ये डिस सेविंग, सेविंग हमने कहीं और भी पढ़ा था। देखो यहां पढ़ा था अपन ने, ये देखो यहां पढ़ा था, ब्रेक इवन पॉइंट यहां भी था, डिस सेविंग, सेविंग यहां भी था। आपने यही तो मुझे बताया कि सेविंग्स, कंजम्पशन और इनकम आपस में रिलेटेड है, जिसको जैसे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग आपस में रिलेटेड है। तो इन सारे फंक्शन को एक साथ बताओ ना, कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन साथ में बता दो, या बोला जाए एग्जाम में कि कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को साथ में डिराइव करो, एक साथ दिखाओ इनका इंपैक्ट। तो देखो ये रहा आपका y एक्सिस और ये रहा आपका x एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये आपको बनाना है यहां पर इनकम आपकी, पहले आपको अपनी इनकम बतानी है, ये रहा y, इधर लिख दो y, ठीक है, और इधर लिख दो अपना ये कंजम्पशन, ये कंजम्पशन रहा, ये रहा आपका कंजम्पशन, ठीक है। ये ऐसा ही बनाया मैंने, देखो थोड़ी देर पहले जो समझाया था तुम्हें, ऐसा ही बनाया, ऐसा ही है, हाँ या ना? y और c, ये देखो y और c ऐसा ही है। अब देखो करना क्या है आपको, इधर नीचे एक लाइन खींचनी है और ऐसा ही बनाना, पहले इसको कंप्लीट करना, फिर ये रहा, फिर आपका एक x एक्सिस यहां बनना चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका y, ये रहा आपका x, ये ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 2 है। अब देखना ध्यान से, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि इनकम और खर्चा बराबर, ठीक है, इस ब्रेक इवन पॉइंट को नीचे तक लेकर आओ। कहां तक लेके आओगे? नीचे तक। देखो ये रहा इधर ऐसा 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 ऐसा, ये इस जगह पे लेके आना। समझ रहे हो? एक एक करके सारे पॉइंट बता रहा हूं। अब क्या करोगे इसमें, अब इधर से ये लो कोई कलर दूसरा, और यहां सेविंग्स फंक्शन कहां से बनाया था मैंने? देखो सेविंग फंक्शन मैंने y एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस से बनाया था, है ना, नेगेटिव एक्सिस से। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो मैं भी क्या करूंगा, यहां नेगेटिव एक्सिस से बनाऊंगा और मैं इसको कनेक्ट करता हुआ निकलूंगा यहां से। देखो अरे मिस हो गया, अरे थोड़ा और मिस हो गया, रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा नीट एंड टाइडी बना दो। हाइट छोटी पड़ गई क्या मेरी? दोस्तों माफ करना, ज़्यादा अटेम्प्ट लग गए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा कर बनना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मतलब ये इसके ऊपर ही बैठ गया, बना दूं क्या और अच्छा? चलो ठीक है, समझ जाओगे तुम यार, इतने तो शानदार हो तुम लोग, ठीक है। अरे यार अब परफेक्शन का कीड़ा है ना एक तो मेरे को, रुक जाओ और तेरी, हाँ अब ठीक है, अब दोस्तों ठीक है, ठीक है। चलो तो देखो इस पे भी मैंने क्या बोला था तुम्हें कि इनकम, जब आपकी इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाती है तो आपकी सेविंग्स
दोस्तों जीरो हो जाती है। इससे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो ये वही तो है, दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, है या ना। जब आप 200 खर्च इनकम कमा रहे थे तब आपका 200 का खर्चा हुआ तो दोनों एक जगह मिले। जब 200 इनकम 200 खर्चा तो सेविंग तो जीरो ही होगी ना दोस्त। तीनों पॉइंट कनेक्ट हो गए, हाँ या ना। ये वाला डिस सेविंग है, ये वाला सेविंग है, देखो इधर भी क्या हो गया, डिस सेविंग है, और ये वाला भी सेविंग्स है। समझ आया। ये वाला जो हिस्सा है ना वो इसको रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हिस्सा इसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। लो भैया, सेविंग्स और कंजम्पशन फंक्शन का जो डेरिवेशन है वो भी आपको समझ आ गया। लो भाई ये भी आपको क्लियर है। क्लियर। चलो जी, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन्वेस्टमेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे आई को हम डिनोट करते हैं दो तरीके से। एक होता है आपका ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स यानी कि वो खर्चे जो कि किसी इनकम से उसको फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है तो हर समय 20 करोड़ रहेंगे, चाहे आप जीरो इनकम कमाओ चाहे आप बहुत इनकम कमा लो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स। और एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं सर? ये भी समझ लो। देखो ऑटोनॉमस वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम से इनको लिटरली कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 20 हैं तो ये 20 ही रहेंगे पूरे टाइम, ठीक है। अगर ये 20 है तो ये 20 ही रहेंगे पूरे टाइम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकम 0 हो, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 100 बढ़ती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका ग्राफ कैसा होगा तुम्हें मैंने अभी बताया ही था, तुमने बनाई था, तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई? पैरेलल रहेगा टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल रहेगा क्योंकि सेम है। लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोस्तों थोड़ा सा अलग होता है। कैसे? इनकम के बढ़ने पर ये इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते हैं, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, ये वो वाला इन्वेस्टमेंट है। तो देखो इनकम अगर आपकी मान लीजिए 0 थी तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 40 था, जो कि ये था आपका इंड्यूस्ड चलो नहीं, चलो हाँ ठीक है, मान लो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर आपकी इनकम 100 हुई तो 20 करोड़ तो वैसे भी कर ही रहे थे, और क्या करोगे? शायद 20 करोड़ और कर लोगे, तो मतलब 40 करोड़ हो गए। 200 हुआ तो कितना करोगे? 60 करोड़ कर लोगे शायद। तो मतलब बढ़ता जा रहा है ना, ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। दिस शोज अ डिफरेंट कर्व। देखो ये कर्व कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये कर्व कुछ ऐसा बनता है। क्लियर? बढ़ता हुआ दिखेगा, इसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो देखो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन एंड लेवल ऑफ इनकम। इनकम और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर बनाया जाता है। ये बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको हमेशा, ठीक है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट मोटिव, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसको इनकम से फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप समझना क्यों? क्योंकि ये सरकार की इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सरकार करती है, यूजुअली सरकार करती है। जैसे कि मान लीजिए सरकार इनकम ना भी कमाए तो उसको वेलफेयर करना पड़ेगा, उसको एजुकेशन पे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ उसको ऐसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज में कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो उसके कुछ बेसिकली ना ऐसे खर्चे होते हैं। तो ये आप मान लो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उस प्रकार के होते हैं। दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जब आप पैसा कमाओगे तब आप और खर्चा करोगे, ये वो वाले खर्चे हैं। तो ये तो आपको किसी भी सेक्टर में पता चल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको इनकम से फर्क नहीं पड़ता और इनको इनकम से फर्क पड़ता है दोस्त। क्लियर है? समझ आया? चलो जी, अब आता है हमारे पास एक ADAS अप्रोच। अब हम जब अगले चैप्टर में जाते हैं इस यूनिट के, तो हमारे पास एक ADAS अप्रोच होती है। ये हमारे पास पूरा का पूरा बाइफर्केशन है। अब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक साथ आ गया। आपने दोनों कॉन्सेप्ट समझे थे। देखो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके लैक्स में लिखा हुआ है। इनकम वही है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100 से बढ़ती जा रही है। कंजम्पशन देख लो 40, 120, 200, 280, 80 से बढ़ता जा रहा है जो अपन ने सीखा। सेविंग्स वही -20, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80।
इन्वेस्टमेंट देखो वहां पे 20 थी, कॉमन थी, अब अपन ने इसको 40 ले लिया, यहाँ पे चेंज है लेकिन कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, आप कुछ भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कुछ भी ले सकते हो, बस कांस्टेंट रखना पूरे टाइम। तो 40 है, 40 करोड़ का खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, पूरे टाइम सेम दिखा रहा है। एडी कैसे बनता है? एडी बनता है जी, एडी बनता है सी प्लस आई से, मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी प्लस आई मिल जाएगा। तो देखो 40 प्लस 40 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 280, 380 प्लस 40 320, 360 प्लस 40 400। तो ऐसे करके आपके पास ये पूरा आ गया, ठीक है, इनको ऐड करके ये आ गया। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब आपको निकालना है एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। वो कैसे निकालते हैं? खर्चा और सेविंग्स दोनों को मिला के। तो देखो 40 प्लस सेविंग्स माइनस 40 तो कितना हुआ? 0 हो गया। 120 माइनस 20 100 हो गया। 200 प्लस 0 200 हो गया। तो मैंने वैसे ही बताया था आपका एएस इनकम के बराबर है, तो 0 0 100 100 200 200, देखो ये ना 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600, ठीक है, दोनों बराबर है। अब एडीएएस अप्रोच क्या कहता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए उसे हम एडीएएस पॉइंट कहते हैं, उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, ठीक है। एडीएएस अप्रोच से हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो देखो इस केस में एग्रीगेट डिमांड ये रहा, एग्रीगेट सप्लाई ये रहा, मुझे बताइए कौन से पॉइंट पर दोनों बराबर हैं? आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर दोनों बराबर हैं। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल आया, क्लियर है, लेकिन इससे पहले कुछ कंडीशन हुई थी। यहां देखो 80 की डिमांड है, 0 की सप्लाई है, यहाँ पे 160 की डिमांड है, 100 की सप्लाई है, 240 की डिमांड है, 200 की सप्लाई है, 320 की डिमांड है, 300 की सप्लाई है, यानी कि डिमांड इज मोर इन दिस पार्ट एंड सप्लाई इज लेस, यानी कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम क्या कहते हैं? ये ज्यादा डिमांड वाला पॉइंट है। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? डिमांड इज लेस सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस सप्लाई इज मोर, बराबर बात। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करिएगा। देखो अब दोनों कर्व को मैं एक साथ बनाता हूं, एडी कर्व और एएस कर्व दोनों को बनाता हूं। ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये रहा ओरिजिन। अब आप गए ऊपर, ये आपने बनाया वाई यानी कि सॉरी एएस, एक ही बात है, 45 डिग्री लाइन बनाई आपने। दूसरा आपने बनाया ये एडी कर्व बनाया, ठीक है, एडी कर्व है ये, एडी ऐसे बनता है, एएस बनता है ऐसे 45 डिग्री लाइन, है ना। चलो ये वाला वो पॉइंट है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, समझ आया। इस केस में देखो क्या हो रहा है, सप्लाई नीचे है, डिमांड ऊपर है, हाँ या ना, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इधर क्या हो रहा है? एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। तो ये भी समझ आ गया तुम्हें, हाँ या ना। अब देखो इस सेंस में एक चीज समझने की, देखो जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, देखो अगर आप एक दुकान के पर्सपेक्टिव से सोचो, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपके पास स्टॉक बचा होगा क्या? नहीं। जब बोल रहा हूं सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो स्टॉक नहीं बचा ना। दैट मीन्स फॉल इन दी प्लान्ड इन्वेंट्री, कि जितना आपने सोचा था स्टॉक बना के रखा जाए उतना तो कम पड़ गया, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा। अब इस केस में आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलोगे भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप बोलोगे भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करोगे? लोगों को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जब प्रोडक्शन होगा तो आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, हाँ या ना, आउटपुट बढ़ जाएगा। और उसके साथ क्या होगा? आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम भी बढ़ जाएगी। समझ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर देखो। नेक्स्ट पॉइंट पर भी यही सेम चीज होगी। कैसे? ध्यान से देखना। यहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इस केस में क्या हो रहा है? सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। दुकान के पर्सपेक्टिव से सोचो, सप्लाई ज्यादा, आने वाले खरीदने वाले कम।
अगर खरीदने वाले कम है दैट मीन्स सामान बचा होगा, यानी कि प्लान्ड इन्वेंट्री इज इंक्रीज्ड या राइज विल राइज, प्लान्ड इन्वेंट्री विल राइज, राइज यानी कि बढ़ी हुई रहेगी, बढ़ा हुआ दिखेगा, हाँ या ना। तो अब बढ़ा हुआ दिखेगा प्लान्ड इन्वेंट्री, तो क्या ऑलरेडी जो स्टॉक बचा हुआ है, ऑलरेडी जो सामान रखा हुआ है जिसकी डिमांड अभी है नहीं, तो क्या आप और बनवाओगे? नहीं, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन कम कर दोगे। भाई ऑलरेडी पड़ा हुआ सामान तो बिक नहीं रहा, तो क्यों फिर और प्रोडक्शन होगा? तो प्रोडक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको हटवा दिया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, हाँ या ना। समझना, सारा इफेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। अब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो आउटपुट भी तो कम होगा बॉस, आउटपुट भी तो कम होगा, आउटपुट कम होगा तो इनकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब लोग ही काम करने नहीं आ रहे। एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो इनकम भी कम होगी। तो आप समझ पाए ये इफेक्ट कैसे है, ये इफेक्ट ऐसे काम करते हैं, ठीक है। ये एक अप्रोच था इक्विलिब्रियम फिगर आउट करने का, इस पॉइंट को फिगर आउट करने का। इसका दूसरा अप्रोच भी होता है, दूसरा अप्रोच है एएस अप्रोच। देखो इसको मैंने नीट एंड टाइडी यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो तुम इधर से भी एडीएएस अप्रोच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ऐसा ही अप्रोच बहुत सिंपल है, क्योंकि सेम चीज है ना। देखो ये रहा इनकम, ये रहा कंजम्पशन, सेम वही डेटा जो अपन स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। सेविंग्स भाई -40 -20 0 20 40 60 80, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट 40 40 40 40 40 जो तुम्हारी कांस्टेंट रही है। अब बताओ दोनों सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ना, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ कॉमन है, कहाँ पे सेम है? तो देखो यहाँ पे दिख रही है, ये रहा सेविंग 40 करोड़, ये रहा इन्वेस्टमेंट 40 करोड़, मतलब ये वाला स्टेट आपका इक्विलिब्रियम वाला स्टेट है, बराबर बात। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्लियर। दूसरा, इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सेविंग्स आपकी कम है, यहाँ पे सेविंग्स आपकी कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। यहाँ आप खर्चे ज्यादा कर रहे हो, बचत कम कर रहे हो, है ना। बचा कम रहे हो, खर्चे ज्यादा कर रहे हो, -40 -20 40 40 0 40 20 40, ठीक है। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में 60 और 80 ये दोनों ज्यादा है 40 40 के केस से, मतलब आप बचा ज्यादा रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो। ये वो वाला केस है। दैट मीन्स व्हाट, अब आपका एक और ग्राफ बनेगा दोस्त। एक और ग्राफ क्या बनेगा, यहां देखो, एक और ग्राफ आपका बनेगा ये वाला, ऐसा ही अप्रोच का एक और ग्राफ बनेगा। ये रहा एक्स, ये रहा वाई। मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट का तुम ग्राफ तो आप सीख ही गए होगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही 40 पे, ये जो तुमने देखा होगा ना इधर, ये 40 कहाँ बनाऊं, पैरेलल पूरा एक्स एक्सिस, ये 40 मान लो, ठीक है। सेविंग्स का ग्राफ कहाँ से बनता है, सेविंग्स का ग्राफ कहाँ से बनता है, वाई एक्सिस नीचे से, याद है ना, -40 से बनता है ना, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो देखो क्या करोगे, इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये रहा सेविंग्स कर्व आपका, बराबर बात। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में योर सेविंग्स, योर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन योर सेविंग। आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, बचा कम रहे हो। तो बॉस एक बात बताओ, अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो, बचा कम रहे हो, तो मार्केट में खर्चा ज्यादा हो रहा है, मतलब लोग पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हैं, सामान खरीदने के लिए रेडी हैं, और सामान खरीदने के लिए रेडी है, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि सामान कम पड़ जाएगा ना। लोग अगर ज्यादा उत्सुक हैं खर्चा करने के लिए, तो प्लान इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी, प्लान इन्वेंट्री कम पड़ जाएगी, फॉल। तो आप क्या करोगे, उसको बढ़ाने के प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वही जो सेम कॉन्सेप्ट अपन सीख के आए अभी, और इनकम भी बढ़ जाएगी। समझ आया, समझ आया जो भी कॉन्सेप्ट सीखा अपन ने, ठीक है। सेम वे, सेविंग ज्यादा है, खर्चा कम है। अब खर्चा कम कर रहे हो, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो बचाओगे तो खर्चा करोगे क्या, नहीं, बचाओगे तो खर्चा नहीं करोगे, तो क्या होगा, प्लान्ड इन्वेंट्री, जो मार्केट में इन्वेंट्री रखा हुआ है, अगर आप घर में पैसा बचाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो राइज हो जाएगा, बाहर सामान बिकेगा ही नहीं, बचा रहेगा। तो प्लान्ड इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री बेचने के लिए रखी गई थी, वो अब बिक नहीं रही, क्योंकि लोग पैसा बचा रहे हैं। पैसा बचा रहे हैं तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन आप कम कर दोगे, कि ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है सामान वो तो बिक नहीं रहा, तो नया क्यों बनवाए, जिसकी वजह से आउटपुट भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आउटपुट भी कम हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या ही करेंगे लोग,
तो उसको भी हटा दिया जाएगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम का भी कुछ नहीं होगा, इनकम का भी कुछ नहीं होगा दोस्त, इनकम भी कम हो जाएगी। समझ आए? तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो है ना वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक है SI अप्रोच और एक है ADAS अप्रोच, ये ADAS अप्रोच, जबकि बातें दोनों सेम ही हैं। अब अगर चाहो तो इस बात को देख लो, जब AD और AS दोनों बराबर थे तभी तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी बराबर थे। समझ आया? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक ही होता है दोस्त, और इसी में पूरा चैप्टर बेस्ड है। ये रही तुम्हारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये रहा तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट लेवल जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आसपास कहते हैं, और तुम्हारा क्या रहा, सेविंग्स ये रहा, इन्वेस्टमेंट ये रहा, AD रहा, AS रहा, ये रहा तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये हर केस में तुम्हारा यहाँ पर प्रूव होता है पॉइंट। ठीक है, तो देखो इसका अगर ग्राफ लेना चाहो तो ये भी तुम्हारा यहाँ पर रहा। क्लियर दोस्त? समझ आ गया? अब देखो इक्विलिब्रियम लेवल पर हम जब इनकम पे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का केस है, मतलब हर एक आदमी जो काम ढूंढ रहा है उसको काम मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब कुछ लोग फिर भी हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो, नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, कि मतलब खुद से वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब है खुद से जानबूझ के बेरोजगार है, इनवॉलंटरी का मतलब है खुद जानबूझ के बेरोजगार नहीं है। ठीक है, मतलब खुद तो ढूंढना चाहता है पर ऐसा मिल नहीं रही है, तो ऐसा वाला केस नहीं बचा है। हर आदमी जो काम करना चाह रहा है उसको काम मिल रहा है। ठीक है, वैसे एक इसका एक्सेप्शन होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सब तो होती रहती हैं चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है। जब वन शॉट देखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का केस क्या होता है कि जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी डिमांड है, हर व्यक्ति काम कर रहा है, इसे फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इनकम ये रहा, AD ये रहा। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो ये है, अब आपकी जब डिमांड कम होती है, एक्चुअल डिमांड ये है, एक्चुअल डिमांड ये, एक्चुअल डिमांड यानी कि असली डिमांड कम है, तो उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट का केस कहते हैं। ADAS के बिलो जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ADAS के बिलो जो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, इस केस को क्या कहते हैं कि मतलब सारी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रही, ये नीचे जो केस है ना इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस केस को देखो, ये होता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एग्रीगेट डिमांड है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है वो तो काम कर रहा है, तो ये AD के ऊपर, फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक्चुअल डिमांड कैसे हो सकती है? देख बॉस, समझना मेरी बात, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पर लोग काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर 40 लोग हैं ऑफिस में और 40 लोग की दुनिया में काम करना चाहते हैं और डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कोई खाली बैठा ही नहीं है। तो सर डिमांड कैसे बढ़ेगी, कैसे आप इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हो? ये बढ़ती तब है जब इन्फ्लेशन हो जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास काम करने वाले लोग कम, डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले ज़्यादा है, तो महंगाई हो जाती है, और महंगाई की वजह से ये ऊपर का शिफ्ट आता है। समझ आया? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इन्फ्लेशन का केस बन जाता है इसमें। ठीक है, इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर दिखती है ये। एक्चुअली में कोई लोग काम करने नहीं बढ़ जाते हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आपको ऊपर बढ़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, समझ आ गया बेटा? क्लियर है? चलो जी, और बताता हूं मैं। देखो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो एग्रीगेट डिमांड C+I होती है। पहले तो एक्सेस डिमांड समझ लो। एक्सेस डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो ये वाला जो केस है ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी डिमांड है। अब डिमांड इसके ऊपर कैसे चली गई? कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स आ गए, मतलब सरकार ने और पैसा लगा दिया है ना, या मान लो ऐसा कुछ सरकार नहीं लगाया पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए तो डिमांड बढ़ गई। देखो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट से डिमांड कैसे बढ़ती है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, शायद तुमने पढ़ा होगा। जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इकोनॉमी में, लोग निवेश करना चालू करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आता है, पैसा आता है तो पैसे से वो डिमांड ज्यादा करना चालू करते हैं, तो डिमांड बढ़ जाती है। समझ गए?
जब भी हाथ में पैसा होगा आप ज्यादा डिमांड करोगे, जब भी हाथ में पैसा नहीं होगा डिमांड नहीं करोगे। सेम कॉन्सेप्ट है, जब इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, सबके हाथ में पैसा आता है, ज्यादा डिमांड करते हैं। क्या हुआ देखो, पैसा आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, पैसा आया, डिमांड बढ़ गई। शिफ्ट दिख रहा है ऊपर, ये जो शिफ्ट है, जो गैप है, इस गैप को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। या ई से एफ पे चला गया, बढ़ गया ना, इसे इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि एक्सेस डिमांड कहते हैं, महंगाई का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। इस सिचुएशन में कब आते हो आप, इस सिचुएशन में तब आते हो जब आप की डिमांड से एक्चुअल डिमांड, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आपकी एक्चुअल डिमांड काफी कम हो। कब हो जाता है, जब लोग पैसा खींच लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। आदमी ने हाथ से पैसा खींच लिया, आप लोगों के हाथ में पैसा कम आया, अब हाथ में पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे करोगे लाला, डिमांड नहीं करोगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, तो जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कम हो गई, तो ये जो गैप है ई टू जी, ये क्या होता है, ये होता है डिफ्लेशनरी गैप यानी कि डेफिसिट डिमांड। समझ आया, ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा बस नॉर्मली याद कर लेना, एग्जाम में तुम्हें इसका इंपैक्ट आता है, ड्रॉ करने को नहीं आता। इंपैक्ट ये आता है कि डेफिसिट डिमांड को क्योर कैसे करोगे, एक्सेस डिमांड को क्योर कैसे करोगे, बस यही सब चीजें जनरली पूछते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो जी, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लो। वैसे तो ये बहुत ज्यादा नीडेड नहीं है, लेकिन ग्राफ पर्सपेक्टिव से नीडेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नीडेड है। देखो, डिटरमाइन कैसे करते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो, तो आपने याद है डिमांड और सप्लाई, ऐसा कुछ प्राइस डिटर्मिनेशन आपने देखा था क्लास 11th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में, है ना। जब डिमांड और सप्लाई दोनों मिलते हैं जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जब ये बनता है, जहां मीट करता है, ये रेट जो होता है वो एक्सचेंज रेट होता है, इसको एक्सचेंज रेट माना जाता है। मतलब जब डिमांड और सप्लाई मिल जाए, जिस रेट पे मिले उस रेट पे दो करेंसीज एक्सचेंज होती है। लेकिन इस केस में देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई, इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। देखो ना, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, डिमांड पीछे सप्लाई आगे, इधर क्या है, ये डिमांड है ये सप्लाई है, इसको क्या कहेंगे, डिमांड आगे है सप्लाई कम है, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। ठीक है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये रेट कौन सा है, आर वाला है। अब होता क्या है दोस्त, होता ये है कि जब डिमांड बदल जाती है ना, जब डिमांड चेंज होती है, यानी कि डिमांड बढ़ गई या कम हो गई, तो देखो क्या होता है, अगर डिमांड बढ़ गई, देखो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, अपन ने 11th में पढ़ा था राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। जब राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का, ये देखो राइट के टूवर्ड शिफ्ट होती है, अबे तेरी तो, ये देखो राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का, तो राइटवर्ड शिफ्ट में क्या देखने को मिलता है, राइटवर्ड शिफ्ट में यू विल सी कि ये पहले रेट था, पहला वाला रेट ये था, अब कहां बन गया, देखो ये देखो, ये रेट बढ़ गया, ये रेट बढ़ गया, हाँ या ना, दिस रेट राइजेस। तो देखो क्या होता है, देयर इज एन एक्सेस डिमांड, राइट फॉर्म की वजह से क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो, देयर इज एन एक्सेस डिमांड ऑफ द ऑफ Q3 at the original exchange rate. As a result, the exchange rate rises. It shows that per unit price of US dollars has increased. Domestic currency has depreciated. देखो, exchange rate बढ़ जाता है, इसमें क्या हुआ, exchange rate बढ़ गया, मतलब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है। ठीक है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया ना, अब आपको सेम $1 के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ रहे हैं, तो आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया। अब इसी केस में डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, देखो डिक्रीज इन डिमांड यानी कि क्या, वैसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि देखो ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट नया, ये आपका नीचे आएगा, मतलब आपका एक्सचेंज रेट कम हो गया होगा। एक्सचेंज रेट कम यानी कि अब $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपीस नहीं देने पड़ेंगे, कम देने पड़ेंगे, मतलब एक्सचेंज रेट कम हुआ, मतलब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। क्या हो गया, अप्रिशिएट हो गया। देखो, एज अ रिजल्ट change in rate will fall, exchange rate will fall because decrease in demand, decrease in demand की वजह से exchange rate गिरता है, करेंसी अप्रिशिएट होती है। ठीक है, कम डॉलर देना है मुझे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन सप्लाई समझ लो, चेंज इन सप्लाई समझ लोगे तो सारे कर्व खत्म हो गए। ये रहा आपके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। देखो, इंक्रीज इन सप्लाई अगर पढ़ना है, पहले इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज मतलब राइटवर्ड शिफ्ट, राइट की तरफ, तो पहले तो आर आपका ये था। देखो सिंपल सी बात है, जब करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो करेंसी इतना ज्यादा
मतलब बेसिकली उसका रेट कम हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक थोड़ा सा नॉर्मल सेंस में सोचे, लेमन टर्म में सोचे तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसका रेट कम हो जाएगा। मतलब देखो क्या हो रहा है, व्हेन सप्लाई इज मोर देन एक्सचेंज रेट फॉल्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट फॉल हो रहा है तो कम, समझ क्या आ रहा है कि आपकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। तो देखो क्या होता है, इफ द सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस it will lead to a rightward shift in supply curve from SS to S1 as shown in the figure जो भी है। Now at the original exchange rate there is an excess supply, as a result new exchange rate moves down। This implies that per unit price of US dollar has reduced। आपका पर यूनिट जो आपको पे करना पड़ता है $1 के लिए वो कम हो गया है, एक्सचेंज रेट इज लेस। अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ foreign currency in terms of domestic currency means that the domestic currency has appreciated। भाई मुझे डॉलर खरीदने के लिए पैसा कम देना पड़ रहा है तो करेंसी अप्रिशिएट हो गई है। इसका उल्टा कर लोगे तो आपको दूसरा केस समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट इज सप्लाई कम हुआ तो भैया नया रेट आया, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ गया। ठीक है, सप्लाई कम हो गया तो आप और ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो डॉलर खरीदने के लिए। सिंपल सी बात है, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, सप्लाई कम हुआ तो डॉलर्स नहीं है, मैं ज्यादा रुपीस पे करने के लिए रेडी हूं डॉलर को लेने के लिए। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया और मेरे करेंसी की वैल्यू गिर गई। ठीक है, मेरे करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक्सचेंज रेट जो है भाई साहब बढ़ गया। क्लियर है, डिक्रीज इन सप्लाई के वजह से। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही जरूरी था अगर आपको इन कुछ ग्राफ्स में दिक्कत आती है तो। अदर देन इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो कि जॉबलेस ग्रोथ वाला एक ग्राफ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन वो बनाने के लिए नहीं आता है। वो अगर आएगा तो आपको स्टडी करने के लिए आएगा, आपको एक एनालिसिस करने के लिए आएगा कि हाँ ये किस चीज़ को शो करता है, तो आप वो तो बता ही सकते हो, आपको बनाने की जरूरत तो है नहीं। तो ऐसे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ग्राफ इन दिस एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और भी कोई वीडियोस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना विद द टाइम एंड द स्पेस। मुझे लगता है मैंने सारे वीडियोस बना दिए, बट इफ़ यू हैव एनी सजेशंस विच आई कैन डू इट इन द मीन टाइम, दो दिनों के अंदर आपके एग्जाम से पहले, आई विल श्योरली ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू दैट एज वेल। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बहुत अच्छे से पेपर देना, हिम्मत रखना, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, ख्याल रखो अपना।